जय श्री राम। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। JEE मेन, एडवांस और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में, वेरियस बोर्ड एग्ज़ाम में भी है। तो पहला है प्रिलिमिनरी एटॉमिक मॉडल्स। जो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल प्रपोज हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो द प्रपोज एटॉमिक मॉडल मस्ट एक्सप्लेन द वेल नोन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन विच आर पहला, द एटम एज होल इज़ न्यूट्रल, दैट इज़ नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज ज़ीरो। मतलब कि जो एटम होता है वो एज होल कंसीडर करोगे तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर चार्ज ज़ीरो होता है। मतलब एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं या जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनका प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो टोटल चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है द एटम इज स्टेबल। जो एटम होता है स्टेबल होता है। और तीसरा पॉइंट है द एटम्स इमिट निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन विच आर वेरी लाइट। एटम से जो है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, लाइट हल्के होते हैं। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव चार्ज। इसलिए जो एटम का मास होता है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है। फोर्थ पॉइंट है द साइज ऑफ एटम इज़ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। एटम का जो साइज होता है 10⁻10 मीटर ऑर्डर का होता है। नेक्स्ट है द एटम इमिट्स डिस्क्रीट रेडिएशन। एटम से डिस्क्रीट रेडिएशन निकलते हैं। रेडिएशन डिस्क्रीट माने अलग अलग रेडिएशन को अलग अलग रेडिएशन अलग अलग इन फॉर्म ऑफ फोटोन निकलते हैं, द फॉर्म ऑफ फोटोन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल आया वो है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, तो ये क्या है? थॉमसन मॉडल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ एटम and the electrons are embedded in this uniform distribution. This model is called as the plum pudding model. मतलब इसके अकॉर्डिंग जो होता है इस मॉडल में जो एटम का मास होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एंटायर वॉल्यूम ऑफ एटम। मतलब एटम का जो भी संपूर्ण पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज और मास दोनों एक समान रूप से वितरित होते हैं और उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके बीच बीच में धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन भी उनके बीच में धंसे यूनिफॉर्म में समान रूप से धंसे होते हैं। तो ये मॉडल होता है, इसको मॉडल को हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। अब इस मॉडल का ड्रॉबैक क्या है? दिस मॉडल कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इस मॉडल से एटम का स्टेबिलिटी मतलब एटम जो अस्थायी होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, और न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेकिन ये मॉडल जो है जो डिस्क्रीट एमिशन रेडिएशन निकलता है, रेडिएशन इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, जो डिस्क्रीट मतलब फोटोन के फॉर्म में अलग अलग बंडल में निकलता है, अलग अलग पैकेटों में रेडिएशन बाहर निकलता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द फॉयल। मतलब जो फॉयल होता है, गोल्ड फॉयल से जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग होता है तो उसके लार्ज एंगल, बहुत बड़े एंगल पे जो स्कैटर्ड होते हैं उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता अपना थॉमसन मॉडल। एज द मॉडल वाज एम्पेरिकल एंड हैड नो एक्सपेरिमेंटल बेसिस। इस जो मॉडल का कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं है, देयरफॉर इट वाज रिजेक्टेड, इसलिए इसको हमने इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। अब नेक्स्ट मॉडल आता है रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉम मॉडल क्या होता है? Rutherford performed the well-known experiment of scattering of alpha particle by thin gold foil। मतलब कि थिन गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग करके देखा कि पहला रिजल्ट उसने फाइंड किया द एटम इज़ हॉलो। जो एटम होता है वो हॉलो होता है, मतलब खोखला होता है। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन स्मॉल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब जो एटम का
पूरा चार्ज होता है और उसका टोटल मास ये एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेट रहता है, छोटे से वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम में रहता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। थर्ड है द इलेक्ट्रॉन्स आर टू लाइट टू डिफ्लेक्ट द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स जो इतने हल्के होते हैं कि वो अल्फा पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। फोर्थ है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अब रदरफोर्ड मॉडल कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस एटम की स्टेबिलिटी को ये मॉडल एक्सप्लेन किया। एंड द एमिशन ऑफ डिस्क्रीट रेडिएशन, इसको भी एक्सप्लेन करता है। सिंस द मॉडल हैज एक्सपेरिमेंटल बेसिस, क्योंकि ये मॉडल का एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया, देयरफॉर इट वाज नॉट रिजेक्ट बट मॉडिफाइड बाय द बोर्ड। इसलिए इस मॉडल को रिजेक्ट न किया जा सकता, मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि इस मॉडल का एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एक्सपेरिमेंट किया गया। जबकि थॉमसन मॉडल है वो उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, एम्पेरिकल है। अब हमारा नेक्स्ट जो मॉडल है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो बोहर का मॉडल है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन है, हीलियम आयन है, लिथियम आयन है। तो कॉन्सेप्ट क्या, बोर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो a model for hydrogen atom which is also applicable for some lighter atom in which a single electron revolve around a stationary nucleus of positive charge Ze। मतलब कि ये कॉन्सेप्ट जो है उस हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई है, या जो हाइड्रोजन जैसे एटम होते हैं जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी न्यूक्लियस जिसे पॉजिटिव चार्ज जेड उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता है, उसके लिए एप्लीकेबल है। With the help of his planetary model, he was able to explain quantitatively why particular wavelengths appeared in the line spectrum। लाइन स्पेक्ट्रम में क्यों कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ अपीयर्ड होता है एटॉमिक हाइड्रोजन। एंड दिस provided evidence for his ideas concerning हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओरिजिनेट्स इन द एटम। मतलब इस आइडिया से उन्होंने ये बताया कि एटम से कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट होता है। तो बोहर पॉस्टुलेट्स है। अब जो है बोहर पॉस्टुलेट्स है, पहला इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन अलाउड ऑर्बिट्स and while they are in these orbits they do not emit radiation। These are the orbits in which the angular momentum of the electron is an integral multiple of h upon 2 pi where h is the Planck constant, मीन्स एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा इक्वल टू एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये पॉस्टुलेट ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन कुछ ही ऑर्बिट जो एक निश्चित ऑर्बिट है जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, उसी ऑर्बिट में ही मूव करता है। और इलेक्ट्रॉन जब उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, मतलब उसी ऑर्बिट में जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उस समय स्टेशनरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडिएट नहीं करता, रेडिएशन। और इस ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। दूसरा है कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट हैज़ अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिट में, स्टेशनरी ऑर्बिट में एक निश्चित जो है एनर्जी होता है, इट पजेस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होते हैं, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास उसके मोशन से काइनेटिक एनर्जी होती है, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स, तो उसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। Each allowed orbit is therefore associated with a certain quantity of energy, मतलब कि हर ऑर्बिट जो अलाउड ऑर्बिट होता है या स्टेशनरी ऑर्बिट होता है उसकी एक निश्चित एनर्जी होती है, कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, विच इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट। उस ऑर्बिट में की एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन उसके बराबर होता है। अब थर्ड है अपना, an electron can jump from one orbit of energy E2 to another of lower energy E1 and the energy difference is emitted as one quantum of radiation of frequency nu given by the Planck's equation। तो अगर दो ऑर्बिट है, सपोज करें कि एनर्जी E2 है दूसरे का E1, तो जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 की तरफ जंप करेगा तभी एनर्जी रेडिएट करेगा, नहीं तो नहीं। अब जैसे सपोज करो कि ये ऑर्बिट है E1, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी E2 है। अब इलेक्ट्रॉन सपोज करें दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से, स्टेशनरी ऑर्बिट से अगर जंप करके E1 ऑर्बिट में आ जाता है, जब आएगा तो इसमें से एक फोटोन की एनर्जी रेडिएट होगी जिसकी एनर्जी h/nu होगा और इसकी वैल्यू होगा E2 - E1। मतलब बोहर मॉडल के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा तभी एनर्जी इमिट होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो है इनका थर्ड पोस्टुलेट है, मतलब एनर्जी तभी रेडिएट होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करेगा, तब एनर्जी रेडिएट होता है, नहीं तो रेडिएट नहीं होगा।